ये लुसेंट और स्पीडी का 15वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। सन युगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इतसिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता,
इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तारानाथ यह एक तिब्बत लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर एम.एच. लोंगहस्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तेय अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसन नगर विदिशा गुरूर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौह गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां तो होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी वलसरी, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक व ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। जिन काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मालवा काला तथा लाल बर्तन, बुर्जहोम से धूसर बर्तन, जोखे से लाल बर्तन और दक्षिण नपाषाण से चमकीला धूसर बर्तन और पूर्वी नपाषाण से भूरा लाल बर्तन मिला था। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास उस काल को इतिहास को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। नोट: ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियां। पुरापाषाण
काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान हुई। मध्यपाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल का लगभग 12,000 वर्ष पहले से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्वपाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम था। मध्यपाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। कृषि का आविष्कार लगभग 8 वर्ष पहले। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पहले। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. क्लाइकल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।
भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। देश का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा सरकार ने 1968 में की थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में की। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसे में संशोधन किया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से 88 के बीच में हुई। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3-4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में किया था। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 में व फेडरल आयोग का 1917 में हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। NCERT की स्थापना 1961 को हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। देश के पहला IIT संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रासायनिकविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833-96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिक, रसायन, शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वेरिजेस ब्रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रोंगर फ्रीस नॉर्वे एवं जैन टीन वर्जिन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय CV रमन 1930 थे। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया।
नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु मिला है। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में, जिसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, जो ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम मजदूरी पर न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का अधिकार देता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। इसमें 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्यों सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा के नीति निर्माता जीन ड्रेज हैं। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण 2007 से 8 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिलों शामिल किए गए। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे देश में लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ। 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मनरेगा के तहत दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता 5 सालों के लिए होती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है तो चांदी की। ओजोन परत वायुमंडल किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन ने। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। गैसों का विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण को केस्कोग्राफ कहते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। समुद्र की गहराई मापा जाता है फैथोमीटर से। गैसोहोल निम्न में के मिश्रण से बनता है, पेट्रोल एवं एथेनॉल के। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन है? प्रोटीन। कौन सा ट्रिपल एंटीजीन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होगा? कौन नहीं होगा? टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। कैलामाइन किसका यस्क है? जिंक का। नींबू का pH मान 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। रक्त लपता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। समान व्यक्ति की समर्थ होती है 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति।
हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगें लंबवत होती हैं। समीकरण E बराबर mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को दर्शाता है। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया लीवन हॉलैंड ने। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रंगा मिश्र धातु है टीन व सीसा का। बायोगैस मुख्यतः होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रकोमा बीमारी है आंख की। हेनरी की इकाई है फ्रेकत्व। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम के मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है kWh मीटर। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल को। किस पदार्थ के प्रतिरोधी का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटिफिनोन। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया अरविंद खुराना ने। सनी के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। कैपिटल G की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक चूना स्लेक्ड लाइम। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।